गुड मॉर्निंग। आर के विज्ञान पीजी कॉलेज कालवाड़ में आपका स्वागत है। आज हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले हम संसद दो अंग है और लोकसभा और राज्यसभा उसी के समकक्ष सरकार के जो तीन अंग है। मुख्य तौर पर सरकार के तीन अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। और निश्चित तौर पर व्यवस्थापिका के बारे में हम विस्तृत चर्चा पहले ही कर चुके थे। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य होता है व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसे लागू करना। तो प्यारे बच्चों, आज हम न्यायपालिका के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य होता है जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना। तो न्यायपालिका का कार्य ये होता है कि व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, कार्यपालिका के द्वारा उसको लागू किया जाता है और ये कानून जनता के लिए होना चाहिए और जनता के लिए ये कानून लागू क्रियान्वित कार्यपालिका के द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता है। अगर व्यवस्थापिका गलत कानून बनाए और व्यवस्थापिका के द्वारा जो गलत कानून को लागू किया जाता है उसकी जांच पड़ताल करने का जो कार्य होता है वो न्यायपालिका का ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं न्यायपालिका से अभिप्राय देश में कानून व्यवस्था को क्रियान्वित करना या संचालित करना। तो हमारे संविधान भाग 4, भाग 5 और अध्याय 4 में आपको ये याद रखना है, संविधान के भाग 5 और अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था के लिए अनुच्छेद 124 से लेकर 127 तक, अनुच्छेद 124 से लेकर 127 तक आप देख सकते हो। अनुच्छेद 124 से 147 तक, सॉरी है ना। तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक भारत में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि गठन में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति, उसके वेतन भत्ते, उनकी सेवा शर्तें, उसका कार्यकाल, ये सब हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये कह सकते हैं भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका या अपन ये कह सकते हैं अमेरिका के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। लेकिन इससे पहले भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 ये देख रहे थे, भारत शासन अधिनियम, इसको एक बार मैं बता रहा हूं, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो अंग्रेजों के काल में था भारत शासन अधिनियम, उसकी लगभग 200 नियम भारतीय संविधान में लागू किए गए। 26 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 1935 का भारत शासन अधिनियम के जो नियम है, नियमावली है, उसको भारतीय
भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। ये आपको याद रखना है बेटे, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था तो है, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था से अभिप्राय क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का बंटवारा। ये देख सकते हैं विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, शक्तियों का बंटवारा। कहने का अभिप्राय क्या है? केंद्र सरकार के पास संसूची से संबंधित कार्य करने की शक्तियां हैं। राज्य सूची में राज्य सरकारें कार्य करेंगी। भारत में वर्तमान में जितने भी राज्य हैं, उसी प्रकार स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटते हैं, ग्रामीण स्वशासन और शहरी स्वशासन। उनको भी तीन भागों में डिवाइडेशन करते हैं। तो निश्चित तौर पर भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी भारत में संविधान की रक्षा के लिए, भारत में संविधान की रक्षा के लिए, भारत में संविधान की रक्षा के लिए और कानूनों की व्याख्या के लिए भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था को दूर रखते हुए भारत में संविधान की रक्षा और संविधान की व्याख्या के साथ साथ जो मौलिक अधिकार है, जो मूलभूत अधिकार है, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार जो आते हैं, मौलिक अधिकार, इनकी रक्षा के लिए भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। ये एक पिरामिड के अनुसार है, इसको आपको देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था इस प्रकार से है, ये डायग्राम है, यू आता है, ऊपर से नीचे वाला है। इसमें ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। तो हम ये कह सकते हैं भारत में जो न्याय व्यवस्था है एक पिरामिड के अनुसार है। पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है, अंतिम निर्णय आ जाता है। भारत में न्याय व्यवस्था किस डायग्राम के अनुसार है, पिरामिड के अनुसार है। अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा, जिसको अपन उच्चतम न्यायालय के नाम से संबोधित करते हैं, हाई कोर्ट, इसको अपन उच्च न्यायालय के नाम से कह सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में जिला अधीनस्थ न्यायालय, और भी इसका व्याख्यान है, लेकिन मुख्य तौर पर अपन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इस प्रकार से भारत में एक पिरामिड नुमा एकीकृत न्याय व्यवस्था है। तो आ जाता है भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, जो अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक भारत में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या भारतीय संविधान में की गई है। तो निश्चित तौर पर भारत में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या संविधान के भाग 5 अध्याय 4 में की गई है। इसका मेन उद्देश्य यही है, सर्वोच्च न्यायालय का व्यवस्था पर कानून बनाया जाता है, वो जनता के लिए अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं होता है तो उसकी जांच पड़ताल करके, उसकी व्याख्या करके, अगर वो जनता के हित के लिए है तो निश्चित तौर पर वो जनता पर लागू हो जाएगा। अगर वो जनता के हित के लिए नहीं है तो उसको अवैध घोषित कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन के लिए व्यवस्था को या संसद को लौटा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं बाद में अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का होता था, उच्चतम न्यायालय का होता है, और बाद में ये व्यवस्था की गई है। आगे
संबंधित और अन्य क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित हम देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या। तो गठन अनुच्छेद 124 में यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की संख्या प्रारंभ में जब भारत का संविधान बना और जब 1950 में सर्वोच्च न्यायालय भारत देश पर लागू किया गया, उसको क्रियान्वित किया गया, उस समय मूल में एक मुख्य न्यायाधीश 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। तो कुल मिलाकर 1956 से पहले भारत में 8 न्यायाधीश थे। फिर उसके बाद में जजों की संख्या बढ़ाई गई। तो 1956 में एक रूल लाया गया, उस रूल को हम ये कह सकते हैं द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज, द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज एक्ट। तो निश्चित तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या बढ़ाई गई, उसमें 1956 में 8 से बढ़ाकर 10 कर दी गई, एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य, मिलाकर कितने न्यायाधीश हो गए? 11 न्यायाधीश हो गए। उसके बाद में वो फिर संसद के द्वारा कानून बनाकर जो जजों का चयन है उसे संसद द्वारा तय किया गया। 1960 में मुख्य न्यायाधीश सहित 14 न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई। फिर जैसे जैसे विवादों की संख्या बढ़ती गई, संसद के द्वारा जजों की संख्या बढ़ती गई। 1977 में मुख्य न्यायाधीश सहित 17 अन्य न्यायाधीश, कुल 18 न्यायाधीश हो गए, ये 14 हो गए थे। फिर उसके बाद में 1986 में कानून जजेज एक्ट के तहत मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 1986 में 1986 में 26 कर दी गई। लेकिन फिर भी बाद में जो विवाद थे उनका शीघ्रता से समाधान नहीं हो पा रहा था। इस वजह से उन्होंने जजों का जो एक्ट के तहत नियमों की एक्ट की जो नियमावली थी, संसद ने निर्धारित किया। 3 फरवरी 2009 में ये देखकर आ जाता है। वर्तमान में 3 फरवरी 2009 में 1+30 यानी कि कुल मुख्य न्यायाधीश कितने हो गए? 30 न्यायाधीश। तो हम वर्तमान में ये कह सकते हैं 3 फरवरी 2009 के तहत संसद द्वारा वर्तमान में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या 31 है। तो निश्चित तौर पर इनमें जो जजों की संख्या का निर्धारण करते हैं उसमें कॉलोनीज में वो देखना आ जाता है। कॉलोनीज और निश्चित तौर पर जो कॉलोनीज में उसमें यह प्रावधान किया गया है, एक मुख्य न्यायाधीश, 4 अन्य, एक शाखा होती है, इसमें 5 सदस्य का निर्धारण किया जाएगा। और ये सदस्य जो 5 मुख्य न्यायाधीश हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति करता है। लेकिन इसमें जो 4, एक मुख्य और 4 अन्य, वो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के अनुसार होते हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो निश्चित तौर पर जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हुए होंगे, इनमें से पहले मुख्य न्यायाधीश और उसके बाद में मुख्य न्यायाधीश के बाद में 4 सीनियरिटी के आधार पर उनका निर्धारण किया गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो देखें। हम ये कह सकते हैं वर्तमान में क्वेश्चन क्या आता है, कॉलोनिज्म क्या है? कॉलोनिज्म के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है? उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक पैनल होगा और उस पैनल के द्वारा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उसमें की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं
फरवरी 2009 को कितने जजों की संख्या निर्धारित की गई संसद के द्वारा? ये बात निश्चित है कि ये संसद के द्वारा नियुक्ति की जाती है। कितनी संख्या होनी चाहिए? ये 3 फरवरी 2009 में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश 30 होते हैं, एक मुख्य 30 अन्य। तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद हम ये कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, वो नियुक्ति देंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। उसमें यह बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति की वरिष्ठता के आधार पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति से सलाह लेकर करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो सीनियरिटी है उसके तहत इसमें ये व्यवस्था की गई है। नियुक्ति देंगे, ये भी अनुच्छेद 124 भाग 2 होगा। नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये वरिष्ठता के आधार पर करता है। किसके आधार पर करता है? वरिष्ठता के आधार पर। वरिष्ठ सबसे सीनियर, वरिष्ठता के आधार पर करता है। तो क्वेश्चन ये आएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आधार पर करता है? सीनियरिटी के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर। लेकिन अब तक 2 बार विवाद आए हैं। वो देखो 1973 में विवाद अफवाद समूह 1973 में वो अजीत नाथ रे को बनाया गया। अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। उसके बाद में 1977 में एच.एम. बेग 1977 में एच.एम. बेग या ये देख लेना। अब तक दो बार ये अफवाह हुए हैं। अजीत नाथ रे को 1973 में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, क्योंकि जो 4 व्यक्तियों का पैनल था उसमें अजीत नाथ रे अयोग्य थे, क्योंकि इनका सीनियरिटी बाद में आती है। इससे पहले सीनियर व्यक्ति कोई और व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था हेगड़े, सेलेट और ग्रोवर। हेगड़े, सेलेट और ग्रोवर 3 व्यक्ति थे। इनके बाद में अजीत नाथ रे का नंबर आता था। हेगड़े, ग्रोवर, इनके बाद में इनका नंबर आता, लेकिन अजीत नाथ रे को पहले बना दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं, इसको अपवाद कह सकते हैं। फिर 1977 में ऐसा विवाद आया, एच.एम. बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जबकि उनका वरिष्ठता के आधार पर उनका नंबर नहीं था। प्यारे बच्चों, ये आता है आरपीएससी में भी आता है, तो आपको ये देखना है आरपीएससी में भी आता है। आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दो, चाहे पटवारी हो, चाहे किसी भी कंपटीशन में दो, जो क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना है सीनियरिटी के आधार पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति करेगा, लेकिन अपवाद स्वरूप 1973 में वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ और अजीत नाथ रे को ग्रोवर हेगड़े की जगह अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। उसके बाद 1977 में भी HR खन्ने को छोड़कर HR
खन्ना को छोड़कर एचएम बेल को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो निश्चित तौर पर यह फॉर्म है। तो नियुक्ति के संबंध में अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको यही पूछेगा, तो आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको ये अनुच्छेद 124 के तहत आना चाहिए। आप एक बार इसको छोड़ ले सकते हो, क्योंकि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कॉलेज जाकर। तो आपको क्या आना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है सीनियरिटी के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर। लेकिन 2 बार अपवाद हुआ। 1973 में अजीतनाथ रे हेगड़े ग्रोवर की जगह अजीतनाथ रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। फिर 1977 में एक बार फिर अपवाद हुआ, उसमें एच.आर. खन्ने की जगह एच.एन. रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ये अधिकतर बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप पहले अच्छी तरह देखा करो तो देखिए। उसके बाद में नियुक्ति के बाद में शपथ, नियुक्ति के बाद में शपथ। तो निश्चित तौर पर आप देखो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? नियुक्ति आ गई, नियुक्ति के बाद में शपथ। ये संख्या है, ये शपथ। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो आपको ये याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। उसके बाद में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है, पद व गोपनीयता। तो क्वेश्चन यही आता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। किसकी शपथ दिलाता है? पद की दिलाता है, और वो गोपनीयता। पद अपनी जो पद है संविधान के अनुसार कार्य करेगा, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा, और जो भी सरकारी दस्तावेज है भारत संविधान के मान सम्मान आत्मसम्मान किसी प्रकार का आघात न लगे और किसी प्रकार का कोई ना हो, वो गोपनीयता की शपथ दिलाता है। पद और गोपनीयता की शपथ संविधान के समक्ष राष्ट्रपति दिलाता है। अन्य न्यायाधीशों की को शपथ अन्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और अन्य को कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। वो भी पद पर गोपनीयता की। तो क्वेश्चन यही आता है, शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, पद व गोपनीयता की। यह अनुच्छेद शपथ अनुच्छेद 124 भाग 6 124 भाग 6 शपथ इस प्रकार से होगी। संविधान के अनुच्छेद 124 और इस भाग में भाग 6 में ये व्यवस्था की गई है। इसके बाद में हम ये देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की योग्यता। क्वेश्चन ये आता है, नियुक्ति आ गई, मुख्य न्यायाधीशों की संख्या हो गई, शपथ आ गई। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, सवाल यह होता है कि क्या भारत के सभी व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं या अन्य न्यायाधीश बन सकते हैं? तो संविधान के भाग अनुच्छेद 124 में इसमें देखना, अनुच्छेद 124 भाग 3 अनुच्छेद 124 भाग 3 में मुख्य न्यायाधीश की योग्यता ये होनी चाहिए। सबसे पहला तो यह है भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। योग्यता देखना बेटे,
अनुच्छेद 124 भाग 3 सबसे पहले मैं भारत के नागरिकों भारतीय नागरिक होना चाहिए, एक तो ये। दूसरा है उच्च न्यायालय में लगातार या दो उच्च न्यायालय में राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, 2 से अधिक न्यायालय में 5 वर्ष तक उच्चतम 2 से अधिक। दूसरा है 2 से अधिक राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हूं, न्यायाधीश के पद पर रह चुका हूं। एक क्या आना चाहिए? सबसे पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली शर्त यह है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए। फिर दूसरा पॉइंट यह आता है कि वो राज्य के जितने भी न्यायाधीश हैं उनमें कम से कम 2 राज्य उच्च न्यायालय में या एक उच्च न्यायालय में लगातार या टुकड़ों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रख सकता है, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता का कार्य रह चुका हो, किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या 10 वर्ष तक राज्य के एक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता यानी कि वकील का कार्य कर चुका हो, कार्य कर चुका हो। 2 से अधिक राज्य के उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य रहे। एक शर्त ये, अगर ये शर्त पूरी नहीं होती है तो 10 वर्ष तक राज्य के उच्च न्यायालयों में वकील का कार्य कर चुका है या कर रहा है, वह व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। इसी में यह भी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की राय में विधिवक्ता या राष्ट्रपति की नजर में वो कानून का ज्ञाता हो, या हम ये कह सकते हैं या राष्ट्रपति की नजर में कानून का ज्ञाता हो। कहने का अभिप्राय क्या है? या तो ये सब पूरी हो 5 वर्ष तक 2 उच्च न्यायालयों में, राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या 10 वर्ष तक राज्य के उच्च न्यायालय में वकील का कार्य कर चुका हो, या फिर राष्ट्रपति की नजर में उच्च कोटि का कानून का ज्ञाता हो, उस व्यक्ति को ही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रख सकता है, वही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कह सकता है। तो निश्चित तौर पर प्रश्न आता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए क्या क्या योग्यता है। तो पहले बच्चों आपको ये याद रखना है, 3 पॉइंट हो गए। ये संविधान विभाग किसमें योग्यता? संविधान विभाग अनुच्छेद 124 भाग 3 में ये पॉइंट आते हैं, आपको ये निश्चित तौर पर याद रखना है। उसके बाद में हम ये कहेंगे कि न्यायाधीश का पद ग्रहण हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। न्यायाधीश पद ग्रहण हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो न्यायाधीश का पद है उसके लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है भाई 60 साल तक का या 70 साल तक का या इससे 25 साल तक का, उसके लिए कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन उसमें यह है या तो 65 वर्ष हो या 65 वर्ष से पहले हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है। तो क्वेश्चन यही है, आपको यही याद रखना है कि न्यायाधीश के पद ग्रहण न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। न्यायाधीश पद ग्रहण के लिए, न्यायाधीश पद ग्रहण करने जा रहा है उसके लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आपको अच्छी तरह से उसको याद रखना है। और निश्चित तौर पर मुख्य न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। ये पॉइंट आपको देखना है तो देख लेना। न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। इसके बाद में क्वेश्चन ये है, मुख्य पीठ कहां पर है? मुख्य पीठ, लेकिन मुख्य पीठ हम ये कह सकते हैं मुख्य पीठ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य पीठ, ये देखना, सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो देश के किसी भी कोने में मुख्य पीठ का निर्धारण कर सकता है, उसका एक बेंच खोल सकता है। मुख्य पीठ नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो क्वेश्चन आगे आता है, सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर? नई दिल्ली में। अगर राष्ट्रपति चाहे तो देश के किसी भी स्थान पर इसकी बैठक आयोजित कर सकता है। दिल्ली के अलावा श्रीनगर और देहरादून में 2 बार ऐसी व्यवस्था हो चुकी है। श्रीनगर और देहरादून, श्रीनगर और देहरादून। क्वेश्चन आगे बैठे, मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो देश के किसी भी कोने में मुख्य पीठ का आयोजन कर सकता है। आयोजन कर सकता है, बैठक बुला सकता है। अब तक 2 बार ही वो कौन से? श्रीनगर में राष्ट्रपति एक बार श्रीनगर में मुख्य पीठ के अलावा नई दिल्ली के अलावा श्रीनगर में इसका आयोजन किया, बैठक बुलाई। उसके बाद में देहरादून में। तो क्वेश्चन यही रहेगा, यहाँ से पूछ आएगा मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। और अब तक भविष्य में कितनी बार मुख्य पीठ के अलावा मुख्य न्यायाधीशों की बैठक कहां पर आयोजित की गई, ये कहां पर आयोजन किया गया? वो है श्रीनगर और देहरादून। तो क्वेश्चन यही आएगा, आपको अच्छी तरह से रखना है, वो देखें। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल वो देखे। संविधान के भाग अनुच्छेद 106 में, अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 124 में भाग 6 में ये व्यवस्था की गई, लेकिन भाग 6 में नहीं है बल्कि भाग 4 में है। 6 में नहीं है, भाग
कार्यवाही हो जाता है तो उसको पद से हटा भी सकते हैं। और निश्चित तौर पर प्यारे बच्चों आपको यही देखना है कि उनका कार्यकाल उसका आप एक बार बता सकते हो। तो संविधान कार्यकाल देखें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अनुच्छेद 124 भाग 4 मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल और अन्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष होता है। कार्यकाल 6 वर्ष आयु दैनिक 65 वर्ष। इसके अलावा इससे पहले भी इनको पद से हटा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और आयु दैनिक 65 वर्ष तक। 65 वर्ष तक या तो 65 वर्ष पहले हो जाए या 6 वर्ष पहले हो जाए वो मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन रह सकता है। इसके 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, लेकिन इसमें 3 अपवाद हम ये कह सकते हैं। सेदन की उपमानी है कह सकते हैं कि 65 वर्ष की आयु तक कार्य करने के पश्चात से आने वाले एक तो से 65 वर्ष की आयु के बाद में वो सेवानिवृत्त हो जाएगा या फिर कर्मचारी पाया जाता है, अयोग्य पाया जाता है, सक्षम पाया जाता है तो संसद द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा उसको पद से हटा सकते हैं, उसको पद से रिक्त किया कर सकते हैं, उसको पद से बर्खास्त कर सकते हैं। देखिए तीसरा वो खुद अपना त्याग पत्र है। तीसरा वो खुद अपना त्याग पत्र है, स्वयं त्याग पत्र है, त्याग पत्र दे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन यही आता है कि कौन कौन से हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश से कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर आसीन रह सकता है। 65 वर्ष के बाद में वो सेवानिवृत्त हो जाता है। उसके बाद में अगर ये योग्यता पाई जाती है वो अपने अनुसार कार्य कर सकता है, लेकिन इसके पश्चात अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश योग्य है, सक्षम है और अपनी योग्यता के अनुसार नहीं कर रहा है तो संसद के द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा विशेष बहुमत निर्वाचित किया जाता है। विशेष बहुमत यानी विशेष बहुमत क्या है? कुल का 2/3, उपस्थित का 2/3 और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3। संसद अगर दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद से वंचित माना जाएगा। उसके बाद में खुद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर त्याग पत्र दे उस स्थिति में वो अपने पद से समय से पूर्व भी हट सकता है। तो ये 3 उपवन है। क्वेश्चन ये है कि संक्षेप में अनुच्छेद 124 भाग 4 में ध्यान देने वाली बात यही है कि 65 वर्ष की आयु तक मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रह सकता है। तो अमेरिका में मुख्य न्यायाधीश जीवन पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत में मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष तक 65 years old तक अपने पद पर रह सकता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जीवन पर्यंत जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक वो अपने पद पर अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर आसीन रह सकता है। इसके बाद में हम ये कहेंगे कि त्याग पत्र देंगे। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देता है। त्याग पत्र देंगे, त्याग पत्र सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही सौंप सकता है। तो निश्चित तौर पर आज की क्लास यहाँ तक ही।
होती है और वो त्यागपत्र किसी भी स्थिति में सौंप सकता है, या तो उस पर महाभियोग की स्थिति में या वो कदाचार की स्थिति में। लेकिन भारत में अब तक किसी भी सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लागू हुआ। अब तक 2 बार ही ऐसी व्यवस्था हुई है, पहले सदन में तो हो जाता है तो कभी दूसरे सदन में हो जाता है, तो उससे पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सौंप देते हैं। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है।